हेलो एवरीवन। आज है 22 जुलाई और द हिंदू की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं उपग्रह निसार का प्रक्षेपण, अमेरिकी दूत की निंदा, जल और ऊर्जा से भूकंप का खतरा। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ रहने वाली है वो है निसार फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट ऑफ नासा एंड इसरो शेड्यूलेटेड टू बी लॉन्चेज ऑन जुलाई 13। नासा इसरो जो है संयुक्त उपग्रह निसार का प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से 5:40 पर जो है IST पर होने वाला है। यह उपग्रह इसरो के जो GSLV F-16 रॉकेट है उसके द्वारा 743 किलोमीटर की सूर्य के समकालीन जो कक्षा है उसके अंदर इसे स्थापित किया जाएगा। और जो निसार है वह पृथ्वी की सतह पर जो बदलाव होने वाले हैं जैसे कि भूकंप हुआ, भूस्खलन, हिमखंड का पिघलना और जो वनस्पति गतिशीलता है उनकी निगरानी करेगा। यह पहला उपग्रह है जो L बैंड और जो S बैंड है दोहरे आवृत्ति रडार है उसका उपयोग करेगा, जो कि 242 किलोमीटर का स्वात के साथ में उच्च जो डेटा है उसको प्रदान करेगा। अगर रडार प्रणाली को जाने तो दोहरी जो आवृत्ति रडार L बैंड हुआ जैसे कि 1.25 GHz 24 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य नासा द्वारा प्रदान जो है यह है। और अगर गहरी मिट्टी और जो वनस्पति पैठ है उसके लिए IS बैंड जो कि 3.2 जो है GHz है और 9.3 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य यह इसरो द्वारा प्रदान है। और सतह विवरण के लिए जो है इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। जो सिंथेटिक अपर्चर्य रडार को देखें तो रात और जो दिन है और जो मौसम की परवाह को किए बिना जो उच्च रिजोल्यूशन है इमेजिंग जो रिजोल्यूशन है 3 से 10 मीटर है। और अगर स्वात को देखें तो 242 किलोमीटर तक व्यापक क्षेत्र जो है उसको यह कवर करेगा। और जो पॉलीमेट्रिक डाटा है वह जो है पूर्ण पॉलीमेट्री जैसे कि HH हुआ, HV हुआ, VH हुआ या फिर VV हुआ, इनके साथ में जो है सतह की जो संरचना है और जो बनावट है उसका भी विश्लेषण करेगा। और अगर इसकी कक्षा और जो प्रक्षेपण है उसके बारे में जाने तो कक्षा जो है वह सूर्य के समकालीन होगी और 43 जो किलोमीटर की ऊंचाई 98.4 झुकाव होगा। अगर प्रक्षेपण यान को जाने तो इसरो का जो GSLV F-16 जो जियोस्क्रोन सैटेलाइट है लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण जो है इसका सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में वहां से किया जाएगा। और इसकी जो प्रक्षेपण तिथि है वह 30 जुलाई 2025 शाम 5:40 पर जो है इसे का प्रक्षेपण है वह होगा। और जो उपग्रह का विनिर्देश देखें तो इसका वजन जो है वो लगभग 2800 किलोग्राम है। आयाम 12 मीटर व्यास का जो परावर्तक एंटीना है नासा द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि अंतरिक्ष में तैनात होने पर जो सबसे बड़ा रडार एंटीना होगा। अगर इसकी शक्ति के बारे में जानें तो जो सौर पैनल है उसके द्वारा संचालित है और 4 किलोवाट बिजली उत्पादन करता है। डेटा भंडारण देखें तो 10 जो टेराबाइट्स तक ऑन बोर्ड स्टोरेज है। जो डेटा ट्रांसमिशन है उच्च गति X बैंड डेटा लिंक नासा और जो इसरो है उसके लिए जो ग्राउंड स्टेशन है उनको भी डेटा भेजने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाएगा। और अगर सेंसर और जो पेलोड डुअल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको देखें तो जो वैश्विक स्तर है उस पर 12 दिन में जो है एक बार जो डाटा है उसको इकट्ठा करेगा। और जो इंटरफेरोमेट्रिक है यानी कि जो सतह के जो सूक्ष्म परिवर्तन होंगे उनका मापन करेगा। और GPS स्टिक कक्षा निर्धारण और समय का जो है संदर्भ के बारे में भी बताएगा। और अगर इसकी मिशन की अवधि देखें तो न्यूनतम जो है वो 3 वर्ष और संभावित विस्तार के लिए 7 है। अगर सहयोग जो है वो नासा का जो L बैंड है सार और जो रडार रिफ्लेक्टर
जीपीएस रिसीवर है, डेटा का रिकॉर्डर है, संचार प्रणाली है, जो नासा के द्वारा एल बैंड है, यह इन सब क्रियाओं में जो है वो सहायता करेगा। और इसरो का जो एस बैंड सार है वह उपग्रह, बस, प्रक्षेपण यान और जो ग्राउंड स्टेशन है उसमें समन्वय करेगा। और इसकी विशेषताएं देखें तो जो वैश्विक कवरेज के साथ हर 12 दिन में जो है यह दोहराव चक्र होगा और बादल कवर, और जो अंधेरे में भी यह डेटा का संग्रह जो है वो कर लेगा। डेटा का उपयोग देखें तो आपदा प्रतिक्रिया, जल संसाधन प्रबंधन और जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहने वाली है वो है यूएस एनवॉय डबल्स डाउन ऑन सपोर्ट फॉर सीरिया, स्लेम्स इजराइल्स इंटरवेंशन। ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? अमेरिकी दूत जो टॉम बैरक हैं उसने सीरिया में हिंसा की निंदा की और सभी पक्ष जो हैं उनसे संयम बरतने और जो सार्थक बातचीत है उनके बीच में उसके जरिए जो है युद्ध को स्थायी विराम की अपील कर रहे हैं। उन्होंने सवेईदा जो शहर है उसके जो नागरिक हैं और जो ड्रूज अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ हिंसा को अस्वीकार बताया है। अगर अमेरिकी दूत जो हैं उनके द्वारा सीरिया के लिए समर्थन जो दोगुना करने की बात कही जा रही है उसके क्या परिणाम हैं और यह कहाँ तक जो है वो बात सत्य है? जो उपलब्ध स्रोत हैं या फिर जो उपलब्ध डाटा है उससे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि जो अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने सीरिया के लिए जो समर्थन है जैसे कि वित्तीय हुआ या फिर सैन्य या फिर मानवीय को जो है जो स्पष्ट रूप से दोगुना किया है। इसकी बजाय हाल ही के जो स्रोत हैं उनसे पता चलता है कि अमेरिका ने सीरिया के प्रति अपनी जो नीति है उसमें बदलाव किया है। विशेष रूप से जो प्रतिबंध हैं उनको हटाने और जो नई सीरियाई सरकार है उसके साथ में सहयोग की भावना की जो संभावना है उस पर विचार के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। प्रतिबंध हटाने की घोषणा मई 2025 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उसने सऊदी और अमेरिका जो है उनके बीच में इंटरवेंशमेंट फोरम में सीरिया पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनको हटाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य जो है सीरिया में जो स्थिरता और शांति है उसको बढ़ावा देना है। यह कदम जो है जो सीरियाई शरणार्थी हैं उनको वापस लौटाने की उम्मीद देता है, लेकिन यह समर्थन जो है दोगुना करने का स्पष्ट जो है अभी तक कोई भी संकेत जो है वो हाल ही की जो न्यूज़ हैं उनसे नहीं मिलता। जो हयात तहरीर अल शाम के साथ बातचीत जुलाई 2025 में अमेरिकी जो विदेश विभाग है उसने संकेत दिया है कि वह सीरिया में ख्यात जो तहरीर अल शाम है उसको आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने और जो सीजर अधिनियम प्रतिबंध है उसको निलंबित करने पर विचार करेगा। यह जो एक राजनीतिक सहयोग है इसका संकेत यह है न कि प्रत्यक्ष वित्तीय या फिर जो सैन्य समर्थन है उसका है। एक्स पर जो है पोस्ट डाली गई उनकी भावनाओं को देखें तो एक्स पर कोई पोस्ट जो है सीधे तौर पर यह दावा नहीं कर रही कि अमेरिका ने सीरिया के लिए समर्थन जो है उसको दोगुना किया है या फिर नहीं किया है। इसके बजाय पोस्ट में सामान्य रूप से जो मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति है और जो इजरायली सीरिया संघर्ष है उस पर चर्चा होती है, लेकिन कोई ठोस सबूत जो है अभी तक नहीं मिलता। इजराइल का जो हस्तक्षेप है उसकी निंदा खोज के परिणाम जो स्रोत हैं उनसे यह पुष्टि होती है कि जो अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक है और जो विदेशी मंत्री मार्को रूबियो है उसने जुलाई 2025 में सीरिया के जो सवेईदा प्रांत है उसमें हिंसा की निंदा की है। विशेष रूप से जो नागरिक हैं या फिर जो ड्रूज अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ हिंसा की है। अगर विशिष्ट बयान देखें तो टॉम बैरक ने यह कहा कि हम जो है सवेईदा शहर में जो नागरिक हैं उनके खिलाफ हिंसा की साफ तौर पर निंदा करते हैं। सभी पक्ष जो हैं उनको पीछे हटना चाहिए और सार्थक बातचीत जो है उसमें शामिल होना चाहिए, जिससे स्थायी तौर पर जो है सीज फायर हो सके और जो अपराधी हैं उनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जो इजराइल है
उसके हमलों को देखें तो इजराइल ने जुलाई 2025 में दमिश्क और जो स्वेइदा है उसमें हवाई हमले किए, जिन्हें उसने जो है ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए बताया। अमेरिका ने इन हमलों को जो है गलतफहमी करार दिया और हिंसा रोकने की अपील की। अगर संघर्ष विराम देखें तो 19 जुलाई 2025 को टॉम बैरक ने घोषणा की है कि तुर्की, जॉर्डन और जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनके समर्थन से इजराइल और जो सीरिया हैं उनके बीच में संघर्ष विराम का पर जो है दोनों सहमत हुए हैं। बैरक ने ड्रूज, बेडोइन और जो सुन्नी समुदाय है उनके हथियार डालने और एकजुट सीरिया बनाने की अपील जो है वो भी की है। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया देखें तो चीन और जो 11 अन्य मध्य पूर्वी देश हैं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के हमलों की निंदा की और सीरिया में जो विदेशी हस्तक्षेप है उसका विरोध किया। अगर जो एक्स पर पोस्ट है उसकी भावना को देखें तो एक्स पर जो है कोई भी पोस्ट अभी सीधे तौर पर कि जो टॉम बैरक है उसकी निंदा या फिर जो इजराइल सीरिया संघर्ष विराम है उस पर केंद्रित नहीं है। कुछ पोस्टों में मध्य पूर्व में जो सामान्य भू राजनीतिक तनाव है उस पर चर्चा की गई है, लेकिन यह सब जो है अप्रासंगिक है। इजराइल का दृष्टिकोण देखें तो इजराइल ने दावा किया है कि उनके जो हमले हैं या फिर जो ड्रूज समुदाय हैं उनकी रक्षा के लिए थे। जो सीरिया है वह लेबनान और जो इजराइल है उन दोनों में फैला हुआ है। हालांकि सीरियाई जो राष्ट्रपति हैं अहमद अल शौरा उसने जो है इस सीरिया को ऐसिथर करने की कोशिश जो है वो बताया है और जो क्षेत्रीय गतिशीलता है जो कि ईरान और जो इजराइल है उनके हमलों की निंदा की है और इसे क्षेत्रीय जो अस्थिरता है उसका कारण भी बताया है। तुर्की और जो जॉर्डन है उन्होंने संघर्ष विराम का समर्थन किया है जो कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया देखें तो 17 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसने सीरिया की शिकायत पर जो है एक बैठक बुलाई, जिसमें कि अल्जीरिया जैसे देशों ने समर्थन दिया। इजराइल के जो राजदूत हैं डैनी डैनन उसने सीरियाई सरकार की हिंसा की निंदा की। आज की हमारी जो तीसरी और लास्ट न्यूज़ रहने वाली है वो है वाटर एनर्जी डिमांड जो स्पॉटलाइट्स हैं, रिस्क ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। जल और जो ऊर्जा है उसकी जो बढ़ती मांग है वह जनित जो भूकंप हैं उनके जोखिम को बढ़ा सकती हैं। जो मानव जनित भूकंप हैं वे भूकंप जो हैं ऐसी गतिविधियां हैं जो कि मानव गतिविधियों या फिर जो विशेष रूप से जल है और जो ऊर्जा है ऐसे संसाधनों के उपयोग हुआ उसका जो प्रबंधन है उससे प्रेरित होती है। जल और जो ऊर्जा है उसकी बढ़ती मांग जो है इस जोखिम को और भी बढ़ा रही है। अगर जलाशय प्रेरित भूकंप देखें यानी कि जो प्रकृति और प्रभावों को देखें तो जो बड़े बांध हैं और जो जलाशय हैं उनके निर्माण से जो जल का भारी दबाव है पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, जो भूगर्भीय जो दोष हैं उनको सक्रिय कर देता है। भारत में कोयना बांध जो कि महाराष्ट्र में है इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर 1967 में जो है 6.3 तीव्रता का भूकंप जो है वो दर्ज किया गया था, जिसे जलाशय के जल भार से जोड़ा गया था। जल के मांग के प्रभाव को देखें तो नीति आयोग का जो समग्र है जल प्रबंधन सूचांक उसके अनुसार भारत में 2030 तक जो है जल की मांग उपलब्ध आपूर्ति उससे दोगुनी हो सकती है। इससे बड़े जलाशयों और जो बांध हैं उन पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे IRS का जोखिम और भी बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए जो CSIR है, NGRI जो राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान है उसके अध्ययनों में जो प्रायद्वीपीय शील्ड क्षेत्र हैं उनमें जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं उनके लिए भूकंप का जो जोखिम है उसका मूल्यांकन को जो है रेखांकित किया गया है। जैसे कि जो केंद्रीय जल आयोग है उनकी परियोजनाएं, प्रक्रिया और जोखिम, जो हाइड्रो फ्रैकिंग है उसमें उच्च दबाव वाले जो द्रव हैं
उनको चट्टानों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि तेल और जो प्राकृतिक गैस है वह निकाली जा सके। यह प्रक्रिया जो है भूगर्भीय दोषों को अस्थिर कर सकती है, जिससे छोटे मध्यम तीव्रता के भूकंप हो सकते हैं। भारत में विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं और जो गुजरात का भुज क्षेत्र है, ऐसी गतिविधियों के लिए भूकंप जोखिम जो है उसका अध्ययन किया गया है। ऊर्जा की मांग का प्रभाव। भारत में ऊर्जा की जो मांग है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और उसी के कारण जो है विशेष रूप से कोयला आधारित और जो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत हैं उन पर निर्भरता बढ़ रही है। जो जलवायु लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जल विद्युत और जो भूतापीय ऊर्जा है उस पर दोष जो है या फिर जो जोर है वह दिया जा रहा है, लेकिन जल की कमी के कारण जल विद्युत उत्पादन सीमित हो रहा है, जिससे फ्रैकिंग जैसी जो वैकल्पिक ऊर्जा तकनीक हैं उनका उपयोग जो है और भी बढ़ सकता है। भूजल और जो भूमि में विस्थापन की प्रक्रिया है और जो जोखिम है उन्हें देखें तो अत्यधिक भूजल का जो निष्कर्षण है उससे भूमि का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे कि जो भूकंपीय गतिविधियां हैं वह प्रेरित हो सकती हैं। नीति आयोग जो है उसके अनुसार भारत के 21 प्रमुख शहरों में भूजल संसाधन समाप्त होने की कगार पर हैं, जिससे लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित हो रहे हैं। जल संकट का प्रभाव। भारत में जल की मांग में वृद्धि 2030 तक आपूर्ति से दोगुनी होने की संभावना है, जो भूजल का दोहन है उसको और बढ़ाएगी, जिससे जो भूकंपीय जोखिम हैं वो और भी बढ़ सकते हैं। अगर जलवायु परिवर्तन और जो हिमनद झील विस्फोट बाढ़ है उस प्रक्रिया को जो है और जो उसके जोखिम हैं उनको देखें तो संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व जल विकास रिपोर्ट है 2025 के अनुसार जो हिंद कुश हिमालय क्षेत्र है उसमें ग्लेशियर जो हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। हिमनद झील विस्फोट बाढ़ का कारण जो है बन रहा है। ये बाढ़ें जो हैं भूकंपीय गतिविधियों को ट्रैगर जो है वो कर सकती हैं। विशेष रूप से जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर जो पहले से ही भूकंप के लिए संवेदनशील है। अगर इसके प्रभाव को देखें तो पिछले 190 वर्षों में जो है वो गोल्फ के कारण हिंद कुश हिमालय क्षेत्र में 7000 से अधिक मृत्यु हुई हैं और सदी के अंत तक यह जोखिम जो है वो 3 गुना बढ़ सकता है। अगर इसके जो जोखिम न्यूनीकरण और जो उपाय भूकंपीय जोखिम हैं उनका मूल्यांकन करें, जैसे कि परियोजनाएं, बांध हुए, जल विद्युत संयंत्र हुए या फिर जो फ्रैकिंग साइट्स हैं उनसे पहले विस्तृत जो भूकंपीय अध्ययन है और जो जोखिम मूल्यांकन है वह अनिवार्य हो जाता है। CSIR और NGRI ने जो गैस पाइपलाइन हैं उन्हें जल विद्युत परियोजनाओं और जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र हैं उनके लिए भूकंप जोखिम जो है वो मानचित्र तैयार किए गए हैं। जल और ऊर्जा का टिकाऊ प्रबंध, जल संरक्षण और जो कुशल प्रबंधन है नीति हैं उनको लागू करना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय जल नीति 2012 भूजल दोहन को कम कर सकता है। जल संरक्षणों की जो तकनीकें हैं जैसे कि वर्षा जल का संचय और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना, निगरानी और जो प्रारंभिक चेतावनी है। CSIR NGRI द्वारा संचालित 170 से अधिक जो विस्तृत बैंड भूकंप स्टेशन हैं और जो शैक्षिक भूकंप लेखी भूकंपीय गतिविधियां हैं उनकी निगरानी में जो है वो हेल्प करती है। जो जलवायु परिवर्तन का संबंध है उसको देखें तो जो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत जैसे कि सौर पवन हुआ उस पर निर्भरता बढ़ाकर जल विद्युत पर दबाव कम कर सकते हैं, जो कि जल की कमी और जो भूकंपीय जोखिम है दोनों को कम कर सकता है। हम जो है आगे भी द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।